हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। जंतुओं द्वारा क्या क्या अनुकूलन होते हैं। तो देखिए पहला आता है जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन। तो देखिए जलवायु और अनुकूलन में हमको क्या पढ़ना है। जलवायु और अनुकूलन में क्या पढ़ना है। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में भी जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। ऐसी स्थितियां जिनमें वे जी रहे हैं, जिनमें वे रह रहे हैं, उनके लिए भी वो अनुकूलित होते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। कि ज्यादा सर्दी पड़े तो उनके लिए गुण होते हैं, शरीर में विशेष गुण बोलते हैं जिनको, और ज्यादा गर्मी पड़े तो उसको भी वो सहन कर सकते हैं। तो ये विशेष गुणों के कारण ऐसा होता है। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्ययनों में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायता करते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जंतुओं की जलवायुवीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय। ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है उनके बारे में, उनमें जो जीव रहते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों क्षेत्र हैं यहाँ। तो दोनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र ये ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं। आपकी किताब में दे रखा है, अंडरलाइन कर लेना इसको। ये भी आपको नोट्स में बनाना है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कार्गो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश है जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये भी आपको उदाहरण में अंडरलाइन करना है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र देखिए क्या होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। देखो ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं, सर्दी का मौसम होता है हमेशा। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। मतलब 6 महीने तो सूर्योदय होता है और 6 महीने सूर्यास्त होता है। 6 महीने अंधेरा, 6 महीने उजाला। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूल हो गए हैं। तो आइए ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के उदाहरण को देखते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल यानी फर होते हैं। फर कहते हैं उनको, अंडरलाइन कर लेना, जिससे वे बर्फ की सफेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। भाई सफेद ही भालू, सफेद ही बर्फ, पूरी बर्फ ही बर्फ है वहां, तो वो दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है।
वो शत्रु से भी बच जाते हैं और उनका शिकार पकड़ने में भी उनको सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि सफेद ही बर्फ और सफेद ही भालू होते हैं। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की मोटी परत होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत भी होती है। वसा, त्वचा के नीचे वसा होती है, वो वसा इनको सर्दी से बचाती है। तो वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीत रोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो। ज्यादा तेज चल रहे हैं तो ज्यादा ताप हो जाता है, इसलिए वो धीरे चलते हैं। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। भौतिक क्रियाकलाप जो होते हैं उनके बाद में उनको अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, तो वो समुद्र में तैरते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं, इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। ये सारा काम आपको नोट्स के अंदर ही करना है। तैरते समय ये अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। पानी के अंदर भी बहुत टाइम तक रह लेते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, जिससे भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को देखो, चित्र में भी दे रखे हैं अनुकूलन। सूंघने की शक्ति, तैर रहा है, ठीक है। अब आता है ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन। तो ये भी सफेद होते हैं और आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और वसा होती है। आपने पेंगुइन के झुंड को देखा होगा, क्या होता है इसमें एक साथ चलती है। और ध्रुवीय भालू जो है पेंगुइन अच्छे तैराक होते हैं, दोनों पेंगुइन भी तैरती है। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे अच्छे तैराक होते हैं। पेंगुइन देख सकते हो आप, पेंगुइन का चित्र। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, रेनडियर, सील, व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या होता है, कैसे इनके लक्षण होते हैं दोनों के, पेंगुइन और भालू के। तो देखिए, इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। तो प्रवास एक शब्द है यहाँ, प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि जब ये रहते हैं वहां पर ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, तो सर्दी पड़ने के कारण क्या होता है कि इनको गर्म जगह की जरूरत होती है, तो ये दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने लग जाते हैं, जिसे हम प्रवास कहते हैं। आगे आता है, देखिए, सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है वहां जहां पर ये रहते हैं। तो गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है, इनमें खूब बर्फ होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वर्षा भी खूब होती है और 40 से ऊपर तापमान भी पहुंच जाता है, गर्म। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। जैसे जंतुओं में बंदर, एप्स, ये भी बंदर की प्रजाति होती है, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप और पक्षी, सर्प, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो देखिए, चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा, और अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्या होता है बेटा, कि आप जो है वहां रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके लक्षण जो है वहां से बिल्कुल सही चल रहे हैं, अच्छा आपका बॉडी सही ग्रो कर रही है, तो वो अनुकूल होती है परिस्थितियां। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं।
जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। तो देखिए, वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ और शाखाओं को पकड़ने के लिए भी होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं, क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा चलती रहती है। तो देखिए, उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है। टूकन नामक पक्षी होता है टूकन, इसकी टूकन की जो है चोंच बहुत लंबी होती है और ये शाखाओं में आराम से फलों को खा लेता है। तो देखिए, बहुत कमजोर होती है, उसका भार भी नहीं सह सकती, ऐसी शाखाएं भी उस पर वो चला जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, ऐसे वर्ण यानी रंग की त्वचा जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलाकर छद्मावरण करने में सहायता करती है। मतलब हरे पेड़ पे बैठे तो हरा हो गया, लाल फूल पे बैठे लाल, ऐसे करके कुछ। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है, सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है उनकी। लॉयन टैग लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एल्क भी कहते हैं, दाढ़ी आती है इस बंदर के, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। चित्र भी दे रखा है इसका, देखिए। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद आयाम है, यानी दाढ़ी, चांदी की जैसी दाढ़ी आती है इसके, जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है, अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर व्यतीत करता है। बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां खाता है। नीचे कम आता है, ये पेड़ पे ज्यादा रहता है। तो ये देखिए, ज्यादा कदाई भूमि पे आता है ये कभी कभी। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूल हो गए हैं। इनकी सूंड को देखेंगे तो हम देखेंगे कि नाक के रूप में इसका उपयोग करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया करता है, मतलब सूंड से सूंघ भी सकता है, भोजन को भी उठा सकता है, सब कुछ काम करता है सूंड से। इसके दो दांत बाहर, जिन्हें रद कहते हैं, बाहर वाले दांतों को रद कहते हैं, रद, ये रद, रद। और क्या होता है इसके अंदर, देखिए, इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं, अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। हाथी को ठंडा भी रखते हैं उसके कान। तो ये सारा काम आपको नोट्स में करना है बेटा, और आपका चैप्टर नंबर 7 तक का पूरे वीडियो बन गए। मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स में से ही आएंगे, पूरे नोट्स याद करोगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। कोई ये मत बोलना कि पिछले क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए, सारे नोट्स में से बनेंगे। जैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ आपको, जो मैं पढ़ाता हूँ वही नोट्स तैयार करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।